हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यू आर साइंस सैम्प में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक जो हमारा ये डेली यूज में है जो बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। फोर्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ही उपयोगी है। हम लोग जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हर समय फोर्स लगता रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। मेरे मुंह के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। और देखिए, और अभी मैं इस पेन से लिखूंगा तो इसका जो ये नीब है पेन का, इस नीब के द्वारा इस कॉपी पर फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। इस कॉपी पर फोर्स लगाया जाएगा। और जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स जो है बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब। तो हम लोग फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए, फोर्स को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि किसी वस्तु पर लग कर, ठीक है। अगर कोई वस्तु पर लगता है तो वो उसके डायरेक्शन, शेप, साइज या फिर उसके क्या कर सकता है, मोशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोड पर चल रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाकर उसको फिर कर देते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएं, फोर्स को लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, शेप या साइज को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको स्पीड में ला सकता है, और स्पीड में जो है मतलब मोशन में जो है उसको रेस्ट में भी ला सकता है फोर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, ठीक है, आप उसको पकड़ कर रोक दीजिएगा, ये क्या हो गया, वहाँ पर आपने क्या लगाया, आपने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। ये ज़रूरी नहीं है कि, और एक बात सुन लीजिए, कि ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जो है हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर लगकर उसके शेप, साइज या डायरेक्शन को चेंज कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए तो उस पर कोई चेंज नहीं हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर दीवार को धक्का दें तो क्या दीवार पर कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दीवार पर हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं वो दीवार नहीं हिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग। समझ गए क्या आप लोग, फोर्स पूरा समझ रहे हैं अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक ऐसा भौतिक राशि है विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी और ट्राई टू डू सो, ठीक है। देखिए, फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि उसके जो भी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। देखिए, जैसे कि हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, बॉलर हम लोग की तरफ जो है क्या बॉल फेंकता है, उसके बाद हम लोग उसे मारकर डायरेक्शन उसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना। उसके बाद शेप एंड साइज को चेंज करना, शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी को चेंज करना, ये भी क्या है, फोर्स का काम है, ठीक है। फोर्स लगाकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ट्राई टू डू सो मतलब क्या हो जाएगा, करने की कोशिश करता है, समझ गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को दीवार वाला एग्जाम्पल दिया, दीवार पर हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगा, लेकिन वो फोर्स इतना तो कोशिश कर रहा है कि उसके शेप या साइज को चेंज करने का, ठीक है। लेकिन चेंज नहीं होगा, उसके डायरेक्शन या फिर कुछ भी चेंज करना चाह रहा है फोर्स, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होता है। तो इसी यही हो गया किसका मतलब, ट्राई टू डू सो का, ठीक है। ट्राई टू डू सो का मतलब यही हो गया। अब देखिए, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, डाइन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डाइन। क्या समझ गए आप लोग। इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना आप लोग को। और देखिए, ये दोनों में रिलेशन क्या है, न्यूटन और डाइन में, तो इन दोनों में यही रिलेशन है कि एक न्यूटन जो है वो 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। एक न्यूटन क्या होता है, 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब देखिए, हम लोग फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फोर्स को हम लोग जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरह फोर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेता हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, एफ एफ जो है, इस पर आप लोग वेक्टर का साइन दे दीजिए बराबर 5 न्यूटन, ठीक है। या फिर एक एरो का साइन दे दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए एफ बराबर 5 न्यूटन। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग मान लीजिए ये हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो
क्या हो जाएगा, स्केल क्या हो गया इसका, स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। समझ गए, इसका स्केल क्या लिए हम लोग, वो 1 सेंटीमीटर जो है उसको हम लोग मान लेते हैं 1 न्यूटन है। समझ गए आप लोग। तो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स का। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए ये जो हेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया 1 सेंटीमीटर में कितना है 1 न्यूटन। समझ गए। तो इसका जो लेंथ कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया 5 न्यूटन। तो ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, ठीक है। और देखिए इसका हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो देखिए ये डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन की ओर है, यह इस डायरेक्शन की ओर। समझ गए आप लोग। इसका रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब वैसा पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वैसा पॉइंट होता है जहाँ पर जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। देखिए इसे हम लोग इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि ये आप लोग के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो है एक बल लगाया गया, मतलब फोर्स लगाया गया इधर से लगाया गया फोर्स, इधर हम लोग जो है इधर लगाए हैं फोर्स। तो देखिए इस पॉइंट पर लगा है फोर्स, यही क्या आ जाएगा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को आप लोग मान लीजिए ए क्या हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ गए आप लोग क्या होता है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर जो है एग्जैक्ट फोर्स लगता है। मान लीजिए इधर से लगता फोर्स तो ये हो जाता। और देखिए इस मार्कर पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर फोर्स लगा, ठीक है, ये ससरकर चल गया नीचे, तो ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और देखिए एक और एग्जांपल, ये देखिए जैसे कि ये हमारा इंक का डिब्बा है, इस पर हम लोगों ने ऊपर से फोर्स लगाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगाए फोर्स, तो ये पॉइंट क्या हो गया इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ गए आप लोग। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन बात करें तो देखिए द पॉइंट ऑन ए बॉडी वेयर ए फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या हुआ इसका मीनिंग, वैसा पॉइंट जिस पर जो है फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट होता है, मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ गए आप लोग क्या कहेंगे उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये देखिए जैसे कि हम लोगों ने वही पिछला एग्जांपल लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए था, ठीक है, पॉइंट ए पर जो फोर्स लगा वो ए पॉइंट क्या हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसे क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और देखिए ये जो ये लाइन सीधे ये बढ़ता चला जाएगा, इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, इस लाइन को कहेंगे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इस लाइन को क्या कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लाइन ड्रॉन थ्रू द फोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द line drawn through the point of application of the force in the direction of the force is called the line of action of force। ठीक है, अभी हम लोगों ने तुरंत उसके डायरेक्शन की तरफ ही लाइन ड्रॉ किया, वही क्या हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में कोई दिक्कत आप लोगों को, इस दोनों पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए हमारा जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। हम लोग फोर्स को किस तरह क्लासीफाई करेंगे, कितने प्रकार से क्लासीफाई करेंगे वो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग फोर्स को जो है वो सिंपली 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, 2 प्रकार से। पहला क्या हो जाता है, वो हमारा होता है कंटैक्ट फोर्स, और दूसरा होता है एक्शन एट ए डिस्टेंस या फिर नॉन कंटैक्ट फोर्स। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो आइए बारी बारी से हम लोग इन दोनों का डिस्कशन करते हैं डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो पहला है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाता है, इसे आप लोग डिफिनीशन के अनुसार समझिए। तो ये हो जाता है, देखिए द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, वन बाय विच फोर्स इज एक्सर्टेड एंड अदर ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। समझिए क्या आप लोग इसका मीनिंग समझे हैं इस लाइन का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ये 2 बॉडी के बीच लगता है, ठीक है, 2 बॉडी के बीच लगता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट जब होता है तभी लगेगा ये कॉन्टैक्ट फोर्स। और क्या होता है, एक बॉडी जो है वो फोर्स लगाता है और दूसरे बॉडी पर उसका जो है अनुभव होता है, ठीक है, उस फोर्स का अनुभव होता है। समझ गए, वही क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ये देखिए यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है फोर्स वन बाय विच फोर्स इज एक्सर्टेड, मतलब एक बॉडी जिसके द्वारा फोर्स लगाया जाता है और दूसरा बॉडी जिस पर फोर्स लगाया जाता है, वही क्या हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, किकिंग है फुटबॉल, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि लगा हुआ है किकिंग है फुटबॉल, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है,
वो है कंटैक्ट फोर्स का एग्जांपल, ठीक है। हम लोग फुटबॉल को अगर किक करते हैं तो उसमें फुटबॉल में हमारा पैर कंटैक्ट में आता है और पैर के द्वारा फोर्स लगाया जाता है फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर पैर क्या हो गया, वो हो गया एक बॉडी, और दूसरा बॉडी क्या हो गया, फुटबॉल। समझ गए। अब देखिए एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पर रहेगा फिर भी फोर्स लग जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। या फिर उसे क्या कहेंगे, एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पर भी रहेगा फिर भी फोर्स लगता है। अब देखिए इसका जो है हम लोग डिफिनीशन के अनुसार बात करें तो ये हो जाता है, द एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स आर फोर्सेज विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बट एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन द टू, ठीक है। मतलब इसको जो है ये कंटैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब कोई वस्तु से अगर डिस्टेंस पर भी है तो भी ये फोर्स लग जाता है, ठीक है। ये अगर कुछ स्पेस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लीजिए ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इस दोनों के बीच में अगर स्पेस है, ये स्पेस आप लोग मान लेते हैं कि ये आर है, ठीक है। आर स्पेस पर है ये दोनों लगा हुआ, तो ये इतने ही स्पेस पर ये फोर्स लग जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए आप लोग। तो देखिए एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो लगता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और होता है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेट के बीच और आयरन मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये सब एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, इसमें कंटैक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है इस फोर्स में। क्या आप लोग को आगे अच्छे से कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट में डिफरेंस करना, ठीक है। नॉन कंटैक्ट और कंटैक्ट फोर्स में डिफरेंस आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। आप लोग जो मैं आप लोग को ये डिफिनीशन बताया हूँ, अगर आप लोग ये भी लिख देते हैं तो ये कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट फोर्स में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ये होता है वैसा फोर्स जो कि मान लीजिए सब फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है कोई, उस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अभी तुरंत आपके सामने। तो ये देखिए ये हमारे सामने एक बॉडी है, इस पर जो है हम लोग इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इधर से फोर्स लगाए पहले, फिर इसको हम लोग ऐसे फोर्स लगाए, फिर ये इधर फोर्स लगाए, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट है ये इस साइड आएगा, ठीक है। मतलब जो है हम लोग ये सबको जोड़ देते हैं, ये तीनों का जो भी मैग्नीट्यूड है उसे हम लोग जोड़ देंगे, तो उतने फोर्स से ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। वही क्या हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, मतलब अगर हम लोग सभी फोर्स को जोड़ देते हैं तो वही हो जाता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। समझ गए। और देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि यही बॉडी है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, और इस पर जो हम लोग एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, यह है 5 न्यूटन का, ठीक। फिर इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये भी है 5 न्यूटन का। इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये भी है 5 न्यूटन का। इधर से भी 5 न्यूटन। तो क्या ये बॉडी डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट हो जाता है वो इसको एक जगह पर ही रखता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स भी कर सकते हैं। अभी हम लोग तुरंत जानेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, ये हो जाता है बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स का डिफिनीशन क्या है, तो देखिए द सिंगल फोर्सेज विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज इज डन बाय ऑल द फोर्सेज कलेक्टिवली इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। समझ गए। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ कि एक सिंगल फोर्स जितना काम करेगा वो सब मिलाकर जो जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उस बॉडी पर, वो सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो एक सिंगल फोर्स आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब है हमारा जो नेक्स्ट फोर्स है वो है बैलेंस्ड फोर्स। क्या है बैलेंस्ड फोर्स, देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या है, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी डू नॉट काउज ओनली चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स जो कि एक मिनट, एक ऐसा फोर्स है जो कि उसके जो अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उस पर फोर्स लगेगा लेकिन वो रेस्ट में ही रह जाता है। समझ गए आप लोग। उस पर जितना भी कितना भी फोर्स लगाए हम लोग उसके डायरेक्शन या फिर उसके मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो रेस्ट का रेस्ट में ही रह जाएगा। समझ गए आप लोग। यही क्या हो जाता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। इसका एग्जांपल मैंने आप लोग को अभी तुरंत बताया कि 5 न्यूटन से इस बॉडी को इधर खींचते हैं, फिर इधर खींचते हैं, फिर इधर से ही खींचते हैं, इधर से भी खींचते हैं, तो ये क्या, ये जो है ये रेस्ट में ही रह जाएगा। क्यों रहेगा रेस्ट में, देखिए अगर हम लोग इधर से 5 न्यूटन से खींच रहे हैं फिर इधर से 5 न्यूटन से खींच रहे हैं तो ये दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको 5 न्यूटन से ऊपर खींच रहे हैं फिर 5 न्यूटन से नीचे खींच रहे हैं, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रेस्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में ही रह जाता है। समझ गए। अब जो है हमारा नेक्स्ट
क्या है, वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को समझिए ज़रा। तो ये जो फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, ये होता है क्या, मान लीजिए व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो दीज फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जितने भी फोर्स लगे, रिजल्टेंट जो होगा सभी फोर्सेज का, वो क्या हो जाएगा, वो अगर जीरो नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो हम लोग ये हो जाता है ठग ऑफ वार गेम। ठीक है, ठग ऑफ वार गेम क्या होता है, रस्सी वाला गेम। अगर एक रस्सी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है, इधर से कुछ प्लेयर खींच रहे हैं रस्सी को और इधर से भी कुछ प्लेयर खींच रहे हैं रस्सी को। अगर मान लीजिए इसका जो है फोर्स, इधर ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मतलब इधर मान लीजिए इसके पास है 3 मेंबर और इधर भी है 3 मेंबर, ठीक है। ये फोर्स कितना का लगा रहा है, ये लगा रहा है 50 न्यूटन का और ये लगा रहा है मात्र 40 न्यूटन का। तो कौन जीतेगा ये गेम, ये जीतेगा 50 न्यूटन वाला। तो यही क्या, इस गेम को क्या कहा जाता है, ठग ऑफ वार गेम। समझ गए। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, ठग ऑफ वार गेम।